हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ निराला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास का ये तीसरा पार्ट है। जो भी लोग पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ब्राह्मण ग्रंथ, अरनायक और उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब पढ़ेंगे पुराण के बारे में। देखिए, पुराण का रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा किया था। उग्रश्रवा लोमहर्ष का पुत्र था। पुराण की संख्या 18 है, लेकिन केवल पाँच में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जो वंशावली पाई जाती है सिर्फ 5 में ही पाई जाती है। इस पहला था मत्स्य, दूसरा वायु, तीसरा विष्णु, चौथा ब्राह्मण और पांचवा भागवत पुराण। तो मत्स्य पुराण में हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और सबसे प्राचीन एवं पौराणिक पुराण हमें मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं पौराणिक पुराण कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। दूसरा था वायु पुराण। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये रहा पुराण की जानकारी। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ अन्य सहित ग्रंथ। तो एक एक करके सब देखते हैं। पहला देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। देखिए, बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बटा हुआ था। एक था हीनयान, एक था महायान। तो हीनयान के प्रमुख ग्रंथ था कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया था। और दूसरा था जातक। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। तो ये दोनों ग्रंथ से हमें उस समय का इतिहास पता चलता है। दूसरा जैन धर्म। जैन धर्म में भागवती सूत्र से हमें महावीर के जीवन कृतियों की जानकारी मिलती है और कल्पत सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। ये यानी जैन धर्म के बारे में ये 2 ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और ग्रंथ है जिससे हमें उस समय का इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य लिखे थे। ये मौर्य काल का जानकारी मिलता है इस पुस्तक से। दूसरा था राजतरंगिणी। इसको कल्हण लिखे थे। इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद था चंचनामा। इसे अली अहमद लिखे थे। अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी हमें मिलता है चंचनामा से। उसके बाद विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी था कि विदेशी लोग जो आया भारत में और अपना पुस्तक लिखा, उसके से हमको पता चलता है कि उस समय में इतिहास क्या था। या तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला था हिस्टोरिका पुस्तक जो लिखे थे वो हेरोडोटस लिखे थे। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा था इंडिका मेगास्थनीज लिखे थे। सेल्यूकस निकोटस का ये राजदूत था मेगास्थनीज। फिर उसके बाद आता है भारत का भूगोल। टॉलमी भारत का भूगोल लिखे थे। उसके बाद आया था नेचुरल हिस्ट्री। ये पुस्तक था जिसे पिलनी लिखा था। उसके बाद सीयूकी, ये हेनसंग लिखा था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ये चीनी यात्री था।
यानी ये सब पुस्तक से हमें उस समय का इतिहास के बारे में पता चलता है। देखिए, खुदाई करने से कुछ अभिलेख मिला है, उससे भी हमें उस समय का पता चलता है। जैसे पहला था हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। उसके बाद एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा जो होता था उसका लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में होता था। सती प्रथा होता है कि जब किसी का पति डेट कर जाता था, उसके साथ ही उसका वाइफ को उसके साथ जला दिया जाता था। तो इसका लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिला है। उसके बाद है मदसौर अभिलेख। इसमें रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए, सर्वप्रथम सिक्के पे लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया था। जो सिक्का पे लेख लिखा जाता था वो सबसे प्रथम यवन शासक ने किया था। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उसको ध्यान रखिएगा कि अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। देखिए, कुछ कला शैलियाँ देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा कला शैली होता है। देखिए, उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ में वेसर शैली। यानी नागर शैली उत्तर में, दक्षिण में द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ में वेसर शैली। आर्ध सिक्के। देखिए, आर्ध सिक्के को प्राचीन काल के सिक्के को साहित्य में इसे कास्पर्ण कहा जाता था। आर्ध ऐतिहासिक सिक्का जो प्राचीन काल में इसको कास्पर्ण बोला जाता था। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। आर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो उसमें लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है पुरापाषाण काल, जिसको पूर्व पाषाण युग कहते हैं। इसमें शिकार पर निर्भर थे। जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे वो शिकार पर निर्भर थे तथा मनोरंजन का साधन भी शिकार था। उस समय कुछ था ही नहीं तो शिकार को ही मनोरंजन करते थे, शिकार से ही मनोरंजन करते थे। इस काल में आग का आविष्कार हो चुका था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार खोजा था। पुरापाषाणकालीन औजार खुदाई करने से मिला था, जिसे रॉबर्ट ब्रूस फूट खोजे थे 1863 ईस्वी में। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। लेकिन नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हो चुका था। इस काल के लोग, नवपाषाण काल के लोग अस्थायी निवास करने लगे थे और कुत्ता को पालतू जानवर बनाए थे। मतलब सबसे प्रथम पालतू जानवर कुत्ता को ही बनाए थे नवपाषाण काल के युग। इसमें तांबा धातु का प्रयोग हुआ था, मतलब तांबा की जानकारी मिल गई थी इन लोग का। और प्रथम औजार तांबा से कुल्हाड़ी बनाया था। कृषि का आविष्कार हो चुका था। कृषि करने के लिए भी जान गए थे और पहली फसल जो उगाए थे गेहूं और जौ। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। लेकिन कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। जो कृषि का प्रथम उदाहरण जो प्राप्त होता है मेहरगढ़ से।
देखिए यहाँ पर देखिएगा श्वेत गिबन, ये भारत में पाई जाने वाली एकमात्र मानव कपि है। श्वेत गिबन जो है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग के एक बड़ी बस्ती थी जिसका नाम था इनाम गांव। कि रिजले जो था ये प्रथम व्यक्ति था जो भारत के वैज्ञानिक आधार पर भारत की एक जनसंख्या प्रजातीय आधार पर किया था। रिजले जो था ना वो प्रजातीय आधार पर जनसंख्या मतलब गिना था, वो प्रथम व्यक्ति था ये रिजले। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और इसके बाद सिंधु सभ्यता स्टार्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।